तो फिर मैं आज आप लोगों के लिए 9वीं कक्षा से संबंधित एक कविता लेकर आया हूँ। तो इस कविता को देखने से पहले क्या करेंगे हम? हाँ, एक वीडियो क्लिप देखकर आते हैं। चलिए। कहानी नंबर 92, अनुशासन का महत्व। यह बात उस दौरान की है जब गांधी जी के आश्रम में सभी लोग एक साथ रसोई घर में बैठकर खाना खाते थे और सबके साथ गांधी जी भी भोजन करते थे। किंतु भोजनालय का एक नियम था कि जो व्यक्ति भोजन आरंभ होने से पहले भोजनालय में नहीं पहुंचता था उसे अपनी बारी के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि भोजन प्रारंभ होते ही रसोई घर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था ताकि समय से न आने वाले व्यक्ति अंदर न आने पाए। संयोगवश एक दिन गांधी जी को पहुंचने में कुछ क्षणों का विलंब हो गया। तब तक रसोई घर का दरवाजा बंद हो चुका था। बापूजी दरवाजे पर ही खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। उनके एक मित्र ने देखा कि वह रसोई घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वहां बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं है। उन्होंने गांधी जी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, बापू, आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए। इस पर गांधी जी बोले, भाई, अनुशासन का पालन करना तो सबका कर्तव्य होता है, तो मेरा क्यों नहीं? तब मित्र ने कहा, आपके लिए कुर्सी ले आता हूँ। गांधी जी ने जवाब दिया, कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैंने अनुशासन का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे भी सजा पूरी ही भुगतनी चाहिए। जैसे देर से आने वाले लोग बरामदे में खड़े होते हैं, वैसे ही आज मैं भी खड़ा रहूंगा। अब अपनी बात पर आते हैं। जीवन में हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं। पहली, या तो हम दूसरे के द्वारा बलपूर्वक अनुशासित किए जाएं, या स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक से स्वयं को अनुशासित कर लें। जैसे रेड लाइट पर या तो आप स्वयं अपनी समझ से रुक जाएं, या पुलिस के द्वारा रोके जाएं। रुकना तो आपको पड़ेगा ही, अन्यथा आपकी अनुशासनहीनता आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। दूसरा, हमें बलजोरी से फाइन लगाकर अनुशासन का पालन कराए। इससे अच्छा तो यह है कि हम स्वयं अपने हित के लिए अनुशासन का पालन करें। ये तो हुआ अनुशासन का बाह्य स्वरूप। अब समझते हैं परमार्थ अनुशासन। अनुशासन कई प्रकार का होता है, पर शास्त्रों में अनुशासन का सबसे अच्छा रूप कहा है आत्मानुशासन, जिसका मतलब है स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं पर अनुशासन होना। हम सभी लोगों को बाह्य अनुशासन के साथ साथ आंतरिक अनुशासन का भी पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हाँ, तो फिर आप लोगों ने वीडियो को देखा, तो इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली? हाँ, क्या है वो? तो यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल पे जब जाना है या खाना खाने के लिए जाना है, तो वहां के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उसको अपनाना पड़ेगा। तो इन नियमों को, रूल्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुशासन, डिसिप्लिन कहा जाता है ना, अनुशासन। तो आज मैं आप लोगों को जो आपकी 9वीं कक्षा से संबंधित जो कविता है, कौन सी है वो?
ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅನುಶಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. फिर अब उनका परिचय हम यहाँ पे देखेंगे. किसका? डॉक्टर रमेश मिलन का परिचय हम यहाँ पे देखेंगे. तो इनका नाम है डॉक्टर रमेश मिलन. इनका जन्म हुआ 7 जुलाई 7 जुलाई कितने 1946 में 7 जुलाई 1946 में इनका जन्म हुआ. उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर. कौन सा जिला है वो? बुलंदशहर. वहां का एक ग्राम है मछाड़. क्या है वो? मछाड़. मछाड़ नामक ग्राम जो बुलंदशहर जिला में है, उत्तर प्रदेश के जो है ना उत्तर प्रदेश में है. तो इसको हम यहाँ पे इनका जन्म स्थान देखते हैं. और साथ ही साथ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜುಲೈ 7, 1946ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಬುಲಂದಶಹರ್. ಯಾವುದು? ಬುಲಂದಶಹರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಛಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು? डॉक्टर रमेश मिलन. अब इनकी प्रमुख रचनाएं जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. देखिएगा कहानियां जो है इनकी मेहनत की महक, छिड़कते पंख, है ना. मेहनत की महक और छिड़कते पंख यह इनकी प्रमुख कहानियां हैं. अब इनकी जो गीत है या गीतों को जो इन्होंने लिखा है, गीत जो है वो है सरस गीत विज्ञान के. सरस गीत विज्ञान के यह इनके गीत हैं. और इनका उपन्यास है एक चमन के फूल. क्या है वो? एक चमन के फूल. यह इनका उपन्यास है. और कविता संग्रह जो ये कविता है अनुशासन ही शासन है. इस कविता को किससे चुन लिया गया है? इनकी जो कविता संग्रह है कोकिल कंठ सलोने गीत. कोकिल कंठ सलोने गीत. इस कविता संग्रह से अनुशासन ही शासन है कविता को चुन लिया गया है. समझ गए ना? हाँ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಛಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುಲಂದಶಹರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹನತ್ ಕಿ ಮೆಹಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು छिड़कते पंख ಇವು ಇವರ ಕಥೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ सरस गीत विज्ञान के, क्या है वो? सरस गीत विज्ञान के यह इनके गीत हैं. और साथ ही साथ इनके उपन्यास यानी कि कादंबरी है ना. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ एक चमन के फूल. एक चमन के फूल यह ಇದು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅನುಶಾಸನ ಹಿ ಶಾಸನ ಹೈ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಇವರ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಕಿಲ್ ಕಂಠ ಸಲೋನೆ ಗೀತ್, ಕೋಕಿಲ್ ಕಂಠ ಸಲೋನೆ ಗೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? समझ गए ना छात्रों? हाँ, तो फिर छात्रों हमने यहाँ पे एक वीडियो क्लिप देखा और साथ ही साथ क्या है कवि का परिचय भी हमने यहाँ पे देख लिया. अब इस कविता में आने वाले कुछ नए शब्द जो हैं उनको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ. जैसे कि यहाँ पे पहला शब्द है बेढब. क्या है वो? बेढब. बेढब का अर्थ है यहाँ पे अंधाधुंध. अंधाधुंध है ना. बेढब ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ವಾತದ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು अंधाधुंध. फिर दूसरा जो है बाट जोहना. बाट
जोहना का अर्थ है यहाँ पे प्रतीक्षा करना। बाट जोहना का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना। ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು, ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು। तीसरा है गम। गम का अर्थ है यहाँ पे दुख या शोक। गम का अर्थ क्या है? दुख या शोक। दुख अथवा शोकवನ್ನ ನಾವು गम ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। चौथा है सौगात। चौथा क्या है? सौगात। सौगात का अर्थ है यहाँ पे तोहफा या उपहार या भेंट। तोहफा, तोहफा का अर्थ यहाँ पे क्या है? गिफ्ट ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ? क्या है वो? गिफ्ट। जैसे कि तोहफा, उपहार या भेंट, इसका सौगात का अर्थ है ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು, ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು सौगात ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। तो इसके अन्य शब्द क्या है? जैसे कि इसके अन्य अर्थ देने वाले तोहफा है, उपहार है, भेंट है। फिर पांचवा शब्द जो यहाँ पे दिया गया वो है आंख चुराना। क्या है वो? आंख चुराना। तो इसका अर्थ है सामने न आना। आंख चुराने का अर्थ क्या है? सामने न आना, ಮುಂದೆ ಬಾರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೂರ ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ಅಂತಹದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ? आंख चुराना, यानी कि सामने न आना। समझ गए ना? अर्थ आगे अल्वा? फिर छठा जो शब्द है यहाँ पे अनमोल, यानी कि अमूल्य। अनमोल या अमूल्य। अनमोल, अमूल्य। कन्नड़ में भी हम अमूल्य बोलते हैं, अमूल्यवादದ್ದು। अंग्रेजी में जैसे कि प्रीशियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೂಲ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಬೆಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। तो इसके लिए अनमोल शब्द का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। और सातवां शब्द है यहाँ पे चौरा। चौरा, चौ का अर्थ ही समझ जाएंगे आप, चार। राह का अर्थ क्या है? रास्ता। तो कितने रास्ते हैं? जहां चार रास्ते मिलते हो, जहां चार रास्ते मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चौराहा। है ना? ये देखिएगा, जहां चार रास्ते मिलते हो, ಎಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುತ್ತವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಚೌರಾಹ। है ना? जहां चार रास्ते मिलते हो उसको चौराह कहा जाता है। समझ गए ना चौराह का अर्थ? तो इस तरह यहाँ पे यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी जानकारी हमें है, लेकिन इस कविता में जो नए शब्दों को यहाँ पे दिया गया उनका परिचय सिर्फ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। समझ गए ना? समझे या नहीं? तो फिर मैं अब इस कविता को पढ़ रहा हूँ, आप अपनी किताबों में इस कविता को देखते जाइएगा। कविता का नाम है अनुशासन ही शासन है। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर रमेश मिलन। तो कविता इस प्रकार है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, चढ़ती बस में चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, और कभी मत कूदो। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, और कभी मत कूदो। कभी सड़क पर जाकर बच्चों, कभी सड़क पर जाकर बच्चों, नहीं खेलने लगना, नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल, साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी न बेढब चलना, कभी न बेढब चलना। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। सिर तो आखिर अपना
ही है, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते, इतना नहीं समझते। घर पर जोहते बाट, घर पर जोहते बाट, ना दो उनको गम की सौगात, ना दो उनको गम की सौगात। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी ना आंख चुराओ, कभी ना आंख चुराओ। करो मदद घायल की, करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ, कोई ना होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर, जगह जगह पर चौराहों पर, जो संकेत दिए हैं, जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं, सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का, जियो और जीने दो का, वे पाल रहे सिद्धांत, वे पाल रहे सिद्धांत। तो इस तरह इस कविता को पढ़ा जाता है। तो फिर एक बार देख लीजिएगा। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी न बेढब चलना। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। घर पर जोहते पाट, ना दो उनको गम की सौगात। दुर्घटना हो जाए सड़क पे, कभी ना आंख चुराओ। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का, वे पाल रहे सिद्धांत, वे पाल रहे सिद्धांत। तो इसको आप राग से भी क्या करेंगे, गाने का प्रयास करेंगे अपनी कक्षाओं में। उसको राग से गाने का या घर पर बैठ के किसी गाने की धुन इसको मिलाकर गाने का प्रयास भी कीजिएगा। तो अब मैं इस कविता का भाव जो है, इस कविता का जो अर्थ है, वह मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने शब्दार्थ बता दिए हैं कि कौन शब्द क्या अर्थ देने वाला है। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। किसमें नहीं चढ़ना है हमें? चलती बस में। जैसे कि स्कूल की घंटी बज जाती है, स्कूल की घंटी बज गई तो आप तुरंत क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब वहां पे बस जा रही है, आप क्या करते, दौड़े 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 दूसरी बस का इंतजार आप नहीं करते, उसी बस में जो जा रही है उसमें चढ़ जाते हैं। क्या ये करना है इसे? नहीं। क्यों नहीं करना है? क्यों? हाँ, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना, तो हम वहां पे गिर जाते हैं। हम क्या कर जाते हैं? गिर जाते हैं। इसके बताते हैं, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। ऐसे जाती है बस में ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಬಾರದು. ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೂಡುದು, ಬೇರೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, हाँ, उसकी प्रतीक्षा हमें करनी है। और कभी मत कूदो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बस में चढ़ते हैं, अभी गांव आ रहा है, तुरंत अभी बस रुकी ही नहीं, हम क्या करते हैं, तुरंत उसमें उतरने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बस से कूदना नहीं चाहिए। इನ್ನು ಬಸ್ ನಿಂತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಂತುಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲೋ ತನಕ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿ ಕೂಡ್ದು, है ना। फिर
कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। रास्ता, सड़क का अर्थ क्या है यहाँ पे? रास्ता। रास्ते में जाकर कहीं हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे रास्ते में? खेलना है? नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ता खेलने के लिए नहीं है। वहां पे क्या है? हाँ, वाहनों का जाना आना होता रहता है, तो हमें वहां पे नहीं खेलना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कभी सड़क पर जाकर बच्चों याद रखो, सड़क पर जाकर कभी नहीं खेलना। ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಟವನ್ನ ಆಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಜನರು ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗವೇ ಹೊರತು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈದಾನ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. साइकिल पर हो या हो पैदल, साइकिल पर हो या हो पैदल। अब सरकार की ओर से हमें साइकिल दी जाती है 8वीं कक्षा में, है ना? तो हम क्या करते हैं? साइकिल लेकर क्या करते हैं? ऐसे 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 घूमते हैं वहां पे। तो क्या इस तरह जाना है हमें रास्ते में? नहीं। कभी ना बेढब चलना, यथवा तथवा, है ना? तो अब हमारे पास साइकिल है, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳು ಬರೋದು ನೋಡದೇನೆ ಹಾಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. तो इससे क्या होता है? हाँ, यहाँ पे दुर्घटनाएं हो सकती हैं. इसीलिए साइकिल पर हो या हो पैदल, पैदल ನಾವು ನಡಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. तो ये इसमें पहला जो यहाँ पे छंद है इसमें यह बता दिया क्या है वो? चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेढब चलना. समझ गए ना? अर्थ आगे अल्लाह. हाँ, तो फिर दूसरा देखिएगा. न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, न जाने क्यों. यार बच्चू, हेलमेट बिन, हेलमेट आप देखे हैं, है ना? हेलमेट देखिएगा, देख रहे हैं ना? हाँ, इसको बिना लगाए, इसको सर पे बिना लगाए हम क्या करते हैं? गाड़ियों को चलाते हैं. क्यों ऐसा? ये हमारे नियम है, अनुशासन है कि इसको डाल के चलना चाहिए. तो बताते हैं न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ, ಸಮझदार ಮೀನ್ಸ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. वहां पे पेनाल्टी लगती है, फाइन लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं? हेलमेट को पहनते हैं. ऐसा नहीं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ऐसा सोचते हुए हमें इसको पहनना चाहिए. तो यहाँ बता रहे हैं न जाने क्यों हेलमेट भी समझदार ये चलते. जो समझदार लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, वैसे ही लोग क्या करते हैं? बिना हेलमेट के जाते हैं. तो ऐसा करना है नहीं. सिर तो आखिर अपना ही है. सिर किसका है? याद अपना ही है. कि तले याद नಮ್ಮದೇ तले है ना? इतना नहीं समझते. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಲಿ. ತಲೆ ಯಾವುದು ಮನೆ ನಮ್ಮದೇ ಇದು ತಲೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆನ ನಾವೇ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನಮ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. तो फिर हमारा ही सर है ये सिर जो है या ये जो सर है ये हमारा है, हम ये नहीं समझते. इस ऐसे समझते हुए हमें हेलमेट लगाकर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए. घर पर जो होते बाट ना दो को उनकी सौगात. हम गाड़ी में आ गए, है ना? गाड़ी चलाते हैं अपनी कक्षा में या स्कूल पे आ गए या कोई आपके घर रिश्तेदार आए हैं तो वापस जाने तक घर पे क्या करते हैं? लोग उनका इंतजार करते हैं. मेरा बेटा, मेरे पति, मेरे पिताजी कहाँ पे गाड़ी में गए हैं. अब वो आने तक क्या करते हैं? बच्चे यहाँ पे इंतजार करते हैं. इंतजार करने वालों को गम की सौगात नहीं देना चाहिए. ದುಃಖದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಾರದು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ हेलमेट ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. हेलमेट को लगाना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें इंतजार कर रहे हैं हमारे घर में. हमारी बीवी हो सकती है,
अनुशासन यहाँ पे लगाए गए हैं उनका पालन हमें करना चाहिए, करना है ना। हाँ, तो फिर देखिएगा दूसरा जो छंद है, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जो होते बात ना दो उनको उनकी सौगात, है ना। अब तीसरा छंद देखिएगा, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, दुर्घटना हो जाए सड़क पर, अब हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क के ऊपर से जा रहे हैं, वहां एक दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, तो हमें कभी ना आंख चुराओ, कभी कुछ ನೋಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬಾರದು। ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಮೊದಲು ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ अंश। जब वहां पे दुर्घटना हो गई है, वहां वो हमारे रिश्तेदार है कोई भी हो, पहले तो यहाँ पे मानवीयता होनी चाहिए। मानवीयता की दृष्टि से जो वहां पे हुआ है उसको हमें पहले देखना चाहिए, आंख नहीं चुराना चाहिए, वहां पे उसको देखना। करो मदद घायल की। अब घायल जो है, घायल गायालू जो बोलते हैं, गायालू जो wounded पर्सन वहां पे पड़ा है, उसको हमें क्या करना चाहिए, मदद करना, हेल्प करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी सहायता कर फौरन अस्पताल पहुंचाओ। ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮೊದಲು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ತಲುಪಿಸಬೇಕು। तो करो मदद घायल की ಅಂದ್ರೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ तक्षण फौरन का अर्थ क्या है यहाँ पे, तत्क्षण, तक्षण उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जीवन है अनमोल, एक बार हमारे प्राण हमारे शरीर से निकल गए तो दोबारा मिलेगा, दोबारा मिलेंगे प्राण हमें नहीं। तो ये जो है जीवन जो हमें अब मिला है यह अनमोल है, अमूल्य है, कोई ना होने पाए अनाथ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಬಾರದು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकारार्थम इदम शरीरम। यह जो शरीर हमारा बनाया गया है, यह जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, ये दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों को उपकार करने के लिए है ना, यह दिया गया है। तो ये पैराग्राफ आप समझ गए। देखिएगा, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ। जीवन जो है ये अनमोल है, किसी को अनाथ में बनने यहाँ पे नहीं देना चाहिए। यानी कि दुर्घटना हो जाए सड़क पर तो हमें उसके पहले क्या करना चाहिए, आंख ना चुराते हुए घायल की मदद करना, उसको अस्पताल पहुंचाना, जो जीवन अनमोल है उसको बचाए रखना, और किसी को अनाथ ना होने से भी हमें, अनाथ होने से भी हमें बचाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा जो छंद था। अब जो अंतिम छंद है वो है, जगह जगह चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, जगह जगह जब हम रास्ते में चलते हैं, ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೌರಾಹೋ पर, ಚೌರಾಹ ನಾಲ್ಕು ಚತುಷ್ಪಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚತುಷ್ಪಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, है ना। संकेत जो दिए गए हैं उनका क्या करना है, पालन करने वाले उसको पालन करना चाहिए, सबके प्रिय रहे हैं, ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। जैसे कि हम देखते हैं रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं तो वहां पे भी वो लगा रहता है, देखिए ना आपने रेलवे ट्रैक का जो ये देखते हैं, है ना। हाँ, फिर उसके साथ साथ और क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, रेलवे ट्रैक के पास देखा, और जब रास्ते में ट्रैफिक के पास जाते हैं तो वहां पे भी ट्रैफिक सिग्नल्स जो लगे रहते हैं वो भी आप लोगों ने देखा है ना। तो इन सब को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। फिर जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत, हम भी जिए दूसरों को भी जीने का मौका दें, है ना। अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही से हम अपने
वाहन को चला रहे हैं तो दूसरा भी क्या करेगा, वो भी सही से चलेगा, तो दुर्घटनाएं होंगी नहीं। ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. जीने दो और हाँ जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है उसको हमें पालन यहाँ पे करना चाहिए. तो अंतिम पैराग्राफ जो है क्या है वो, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं. जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत. तो ऐसा जो यहाँ पे इस पाठ में हम देखते हैं कि अनुशासन जो है, जो डिसिप्लिन है, जो शिस्त हम बोलते हैं, इसको पालन करना ही कानून है, यही शासन कहलाता है. तो इसीलिए जो भी समाज के नियम हो सकते हैं, पाठशाला के नियम हो सकते हैं, घर के नियम हो सकते हैं, देश के नियम जो जिसके संविधान में लगाए गए हैं, हमारे कर्तव्य क्या है ना, तो ये सब को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए. अब जब हम इसको अपनाएंगे तो हमारा जीवन सफल जीवन बन जाएगा. तो हमारा जीवन सफल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अनुशासन को अपनाना चाहिए. अब यहाँ पे इस कविता के आशय में हम देखते हैं लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत है ना. 3 संकेत यहाँ पे देखते हैं, एक है लाल और हरी और पीली. तो तीनों जो यहाँ पे रंग दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों का एक एक अर्थ यहाँ पे है. जैसे कि लाल है, फिर एक लिखिएगा हाँ चलो हरी पर, हरा जो रंग है वो चलने के लिए कहता है. हसीर बಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. हाँ रुको लाल पर, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಪೀಲಿ ಕರೆ ಸಚೇತ್, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಚೇತರಾಗಬೇಕು. ಸಚೇತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು. ಮತ್ತೆ जीब्रा क्रॉसिंग, सड़क पार करने के लिए जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा की जो पट्टे आप जो देखे ना वहां पे जो पटरियां होती है, हाँ वो इसलिए कि सड़क पार करने के लिए उसको लगाया जाता है. यह यहाँ पे विद्यार्थियों को ध्यान में रखने की यहाँ पे सीख या आशय दिया जा रहा है. क्या है वो, सड़क पार करते समय ध्यान रखना चाहिए. क्या करना चाहिए, इससे सीख हमें क्या मिलती है, सीख जो है या इसका आशय जो है क्या है वो, पहला क्या है, अनुशासन. अनुशासन का पालन करना है. और एक क्या है, हाँ फिर सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना. सड़क पार करते समय ध्यान रखना. यह यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है. तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी, है ना. हाँ तो फिर चलो हमने इस कविता के भाव को समझ लिया, है ना. अब इसमें आने वाले कुछ व्याकरण अंशों को यहाँ पे देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे पहला है कौन सा, अन्य वचन जो है यहाँ पे उसको देखना है. तो एक वचन रहेगा तो बहुवचन बनाएंगे, बहुवचन रहेगा तो उसका एक वचन रूप लिखेंगे. एक वचन दलिंद्र बहुवचन, बहुवचन दलिंद्र एक वचन दलिनाओ बनिदेवे. तो फिर यहाँ पे पहले कौन सा है, सड़क. सड़क का बहुवचन रूप क्या है, सड़कें. क्या है वो, सड़कें, है ना. अब फिर दूसरा साइकिल, साइकिलें. क्या है वो, साइकिलें. साइकिल, साइकिलें. और तीसरा बच्चा, बच्चा का शब्द क्या कहते हैं, हाँ बच्चे. क्या है वो, बच्चे. बच्चे हो गया. फिर चौथा दुर्घटनाएं. तो ये यहाँ पे बहुवचन के रूप में है, इसका एक वचन रूप हमें लिखना है, दुर्घटना. क्या है वो, दुर्घटना. ये हो गया. फिर इसके
क्या है वो? चौरा। ये हो गया। फिर छठा जो है सिद्धांत। सिद्धांत का बहुवचन रूप भी क्या रहेगा? सिद्धांत ही रहेगा। क्या है वो? सिद्धांत। सिद्धांत का बहुवचन रूप सिद्धांत ही रहेगा। तो इस तरह अल्वा मಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇದರ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಕವಚನ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು व्याकरण अंश ಅಂತಂದ್ರೆ उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि खेल, खेलना। खेल का रूप क्या बताया है यहाँ पे? खेलना। तो हमें उसको क्या करना है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे उदाहरण बताया गया है उसके आधार पे जो दूसरे शब्द दिए गए हैं उनको भी हमें बनाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे दूसरा लग। लग के लिए क्या हो जाएगा? लग अन्य शब्द के परिवर्तन। हाँ, क्या है वो? लग लगाना, लग लगना। खेल खेलना, लग लगना। और चल चलना, चल चलना। फिर रुक रुक। रुक का अर्थ है हाँ स्टॉप। रुक रुकना, रुक रुकना। फिर चुरा चुराना, चुरा चुराना। हाँ, और पहुंच पहुंचना, पहुंच पहुंचना। देखिए अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे उदाहरण हमें दिया गया था, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ खेलना ಅಂತ ಆದ್ರೆ लग लगना ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, फिर चल चलना ಅಂತ ಆದ್ರೆ रुक रुकना ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ चुरा चुराना ಅಂತ ಆದ್ರೆ पहुंच पहुंचना ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ये ऐसे जब ऐसे कोई उदाहरण दिया जाता है तो उदाहरण के अनुसार हमें यहाँ पे कुछ शब्दों की यहाँ पे रचना करनी पड़ती है। तो उसको भी हमने यहाँ पे किया। पहले अन्य वचन रूप लिखा, फिर दूसरा जो उदाहरण के अनुसार यहाँ पे जो शब्द दिए गए थे उन शब्दों को भी हमने यहाँ पे बाखूबी से लिखा है। समझ गए ना? हाँ छात्रों, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो अगला जो अंश है व्याकरण का वो है उत्तर लिख कर उचित रंग भरिए। अब यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों को लेकर हमें क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब ये यहाँ जो उत्तर मिलेगा उस उत्तर को यहाँ जब वृत्त हम देते हैं इस वृत्त के अंदर लिखना है। लिखेंगे ना? हाँ, तो फिर देखिएगा पहला प्रश्न है लाल बत्ती। तो मतलब ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು। ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? हाँ, तो पहला प्रश्न यहाँ पे है लाल बत्ती चलने पर क्या करना चाहिए? जब हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, है ना, जहाँ पे हम रास्ते में जा रहे हैं तो ट्रैफिक आ गया, वहां पे सिग्नल लगा है, तो सिग्नल में क्या हो रहा है? लाल बत्ती चल रही है, रेड कलर का, है ना, रेड कलर की जो बत्ती वहां पे चल रही है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जाना चाहिए? जाना है? नहीं, तुरंत रुक जाना
सचेत रहना चाहिए। ये हो गया दूसरा वाला सचेत, है ना। ನಾವು ಈ ಹಳದಿ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। फिर जब तीसरा देखिएगा, तीसरा प्रश्न है हरी बत्ती देखने पर क्या करना चाहिए। हरी बत्ती देखने पर पत्थर लेके उसे हरी बत्ती को मारना है। हसिरू बಣ್ಣದ बत्ती कंठ से एक बार में कल तो पड़ेगा नहीं। क्या करना चाहिए, हरी बत्ती जब चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए, वहां से निकलना चाहिए। तो वो क्या करेगा, हमें चलने के बारे में बताता है, चलना। जो रुक गए थे हम लोग, अब हमें वहां से चलना चाहिए, है ना। हाँ, सड़क का रंग कौन सा होता है। सड़क जो है ना, सड़क का जो रास्ता हम देख रहे हैं, तो रास्ते का कलर, रंग का अर्थ क्या है, कलर कौन सा है। हम खास तौर पर कौन सा कलर देखते हैं, कौन सा है वो, काला, है ना। कार रोड जो हम देख रहे हैं आजकल, तो कौन से कलर में रहेगा, ब्लैक कलर में रहता है। क्या है वो, काला। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, काला, है ना। काला कलर हमें वहां पे देना है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे जो पीला था, कौन सा है वो पीला वाला, दूसरे प्रश्न को यहाँ पे मैं पीला रंग भर देता हूं। आप ऐसे करेंगे घर पे, है ना। सचेत भी लिखा, पीला रंग भी मैंने वहां पे भर दिया। भरा ना, भरा है नहीं। हाँ, अब फिर देखते हैं यहाँ पे जो पहला था लाल, लाल कलर मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लाया हूं लाल। तो क्या करता हूं, वहां पे केसरिया में भर्ती वहां पे कर रहा हूं। आप घर पे जाकर क्या करेंगे, वहां पे लाल रंग यहाँ पे भर्ती करेंगे, है ना। यहाँ क्या करेंगे आप, लाल जो रंग है उसको भरेंगे, भरेंगे ना। हाँ, तो फिर अब देखिएगा हरा, तो मुझे हरा, देखो बच्चे के पास है, लाओ हरा कलर है, ग्रीन। हाँ देखो रखे हैं बच्चे, है ना। तो देखिएगा हरी बत्ती चलने पर हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे है चलना। तो यहाँ पे मैं हरा रंग जो है उसको भर रहा हूँ, आप ऐसे उसको करेंगे, है ना। अब बचा कौन सा, काला। काला जो है आप क्या करेंगे, काला कलर आपके पास क्रेयॉन्स जो होते हैं उसको वहां पे भर्ती करेंगे। इस तरीके से जो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए थे, इन चारों प्रश्नों का उत्तर हमने दिया। देने के साथ साथ क्या कर दिया, उसको यहाँ पे हमने लिखा। लिखने के बाद मैंने यहाँ पे उसको रंग जो थे वो रंगों को भी वहां पे मैंने भर्ती कर दिया है। आप भी ऐसा करेंगे, करेंगे या नहीं, करेंगे ना। हाँ, समझ गए छात्रों। हाँ, तो फिर अब हमने यहाँ पे कौन सा, जो यहाँ के जो प्रश्न दिए गए थे, इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर हमने इस गोले में, यानी इस वृत्त में हमने भर्ती कर दिया। अब जो अगला जो अंश है इसका अनुरूपता, तो 2 शब्दों का संबंध देखकर तीसरे और चौथे का संबंध हमें यहाँ पे बनाना है। जिसके चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, सिर तो आखिर, सिर तो आखिर हाँ अपना ही है। क्या है वो, अपना ही है, अपना ही है। तो कविता को यहाँ पूर्ण किया गया है ना। सिर तो आखिर अपना ही है, ये हो गया पहला वाला। फिर दूसरा, करो मदद घायल की, करो मदद घायल की, है ना। जियो और कविता में ही है, क्या है, हाँ, करो मदद घायल की, जियो और, हाँ कौन सा है सिद्धांत, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जीने दो। हाँ, अब तीसरा क्या है यहाँ पे, लाल रंग रुकना। लाल रंग हमें क्या संदेश देता है, हाँ लाल रंग का अर्थ है रुकना। हरा रंग क्या कहता है, हरा रंग में चलने की चेतावनी दे रहा है, चलना
तीसरे और चौथे का संबंध हमें यहाँ पे बनाना है अल्वा मಕ್ಕಳೇ ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಲ್ತಿ ಬಸ್ ಮೇ ಚढ़ो नहीं तुम ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ चलती बस में चढ़ो नहीं तुम सिर तो आखिर अपना ही है सिर तो आखिर अपना ही है इस तरह से रीति अगर बनी गई हो फिर दूसरा ये करो मदद घायल की करो मदद घायल की जियो और जीने दो जियो और जीने दो यह सिद्धांत जो हमें आपको बताया गया उसको लिखना है फिर ಮೂರನೇ लाल रंग ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹರಾ ರಂಗ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ समझिएगा लाल रंग रुकना हरा रंग चलना है फिर जैसे कि चौथा है चार पथ चतुष्पथ है तो चौराह जो है वो क्या कहलाता है चौराह कहलाता है तो यहाँ तक हमने इसकी भी जानकारी प्राप्त कर ली अब हम देखते हैं आपको एक मैं छोटा सा एक गृह कार्य यहाँ पे देता हूँ क्या है अब गृह कार्य गृह कार्य क्या करना है ना तो आप लोगों को क्या करना चाहिए गृह कार्य में ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं ना उसका चित्र लिखकर लाना है ना ट्रैफिक के संकेतों का चित्र लिखकर लाइए क्या करना है हमें ट्रैफिक के जो संकेत हैं उन संकेतों का चित्र लिखकर हमें लाना है हो सके तो आप उसको रंग भी भर सकते हैं है ना जो जो रंग आपको बताया गया है उसको भी आप भरकर ला सकते हैं तो हम यहाँ पे इस कविता जो कौन सी है अनुशासन ही शासन है कविता जिसके लिए कवि है कौन डॉक्टर रमेश मिलन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा तो हमारा चैनल कौन सा है शिक्षा की राह पर हमारे कदम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा धन्यवाद।